नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHT CET के बारे में। एंड टू बी स्पेसिफिक अगर बताने जाऊं तो आज हम लोग देखेंगे कि इस MHT CET के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करा जाए इस एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रिपरेशन करते समय कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन बच्चों को MHT CET के बारे में नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बताता हूँ MHT CET होता क्या है। तो बेसिकली MHT CET एक एंट्रेंस एग्जाम है, हालांकि जिसका फुल फॉर्म इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बट वो क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, दैट टू सिमिलर टू JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई से सिमिलर एंट्रेंस एग्जाम होता है। जेईई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, यानी कि CBSE के थ्रू कंडक्ट किया जाता है वहां पर। और यहां पर MHT CET जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की मदद से आप एग्रीकल्चर के ग्रेजुएशन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, आप फार्मेसी के ग्रेजुएशन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, और साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इन दिस एंट्रेंस एग्जाम आपको जो है वो कॉलेजेस अलॉट किए जाने वाले हैं। समझ में आपको शॉर्ट में कि MHT CET है क्या, एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसके मदद से आपको एग्रीकल्चर, फार्मेसी और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। समझ में आया? अगर हम लोग बात करें इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न, क्या पैटर्न रहने वाला है इस एग्जाम का, देखते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जाम आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है? 200 मार्क्स का। अब 200 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपको क्लास 11th से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्लास 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या कि ये जो एग्जाम है 200 मार्क्स का, इसका सिलेबस क्लास 11th एंड क्लास 12th का रहने वाला है, जहां पर क्लास 11th से आपको 20% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं। कितने पूछे जाने वाले हैं? 20% ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद क्लास 12 से 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं। कितने पूछे जाने वाले हैं? 80% ऑफ द क्वेश्चंस। और इस पेपर में, मतलब ये एग्जाम में आपके 3 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और थर्ड जो रहने वाला है दैट इज पेपर 3। अब देखो, पेपर 1 विल बी ऑफ मैथमेटिक्स। किसका रहने वाला है पेपर 1? मैथमेटिक्स का, ठीक है। पेपर 2 विल बी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेपर 2 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का रहने वाला है। एंड पेपर 3 विल बी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो है वो पेपर 3 रहने वाला है। अब जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट ग्रुप इज PCM उनके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, और जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट ग्रुप इज PCB उनके लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 जो है वो रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, और यहाँ पे हम लोग बकते हैं क्वेश्चंस और मार्क्स। सबसे पहले तो फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ के जो 50 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करता है, तो टोटल आपके बन गए यहाँ पे 50 मार्क्स। उसके बाद केमिस्ट्री में भी सिमिलर 50 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, तो यहाँ पर भी आपके बन गए 50 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स। अब मैथ्स एंड बायोलॉजी में भी 50 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, बट डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है। तो 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर 100 मार्क्स, और इसी तरह से जो आपका टोटल है दैट विल बी ऑफ 200 मार्क्स। समझ में आया? दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि क्लास 11 से 20% क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लास 12 से 80% क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये जो 50-50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, इन 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 40 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। समझ में आया आपको? 10 क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के होंगे,
40 क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के होंगे। अब यहाँ पे हर एक बच्चे के मन में एक डाउट आएगा कि सर आप तो कह रहे हो कि 40 क्वेश्चन क्लास 12 से आएगा, यानी कि पेपर में 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 से है, तो क्या हम लोग क्लास 12 की बस क्लास 12 की प्रिपरेशन करके एग्जाम दें ताकि 200 मार्क्स के एग्जाम में हमें 80% तो आसानी से मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा तो अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। बट नहीं, ये प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज क्लास 11th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है क्लास 12th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स से। हालांकि कुछ टॉपिक्स है क्लास 12th में जिनका कोई कनेक्शन या फिर जिनका कोई लेना देना नहीं है क्लास 11th के टॉपिक से, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो क्लास 11th से या फिर क्लास 11th से उनका कनेक्शन है। और क्लास 11th में बेसिकली आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए गए और वही क्लास 12th में आपको उसका एप्लीकेशन बताया गया है। इसीलिए आप क्लास 11th के सिलेबस को या फिर क्लास 11th को स्किप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन करना है तो क्लास 11th को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लास 12th भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया एग्जाम पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने मार्क्स के लिए होता है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि प्रिपरेशन कहां से करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू कंडक्ट किया गया एग्जाम है, मतलब सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट किया गया हुआ एग्जाम इस जेईई, जिसका सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का 11th एंड 12th। उसी तरीके से यहां पर एमएचटी सीटी का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का। बस डिफरेंस इतना है कि 11th एंड 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, किसका? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, यानी कि हर एक स्टूडेंट जिसको एमएचटी सीटी देना है उसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th एंड 12th का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा और उस सिलेबस के हिसाब से ही आपको जो है वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो तब भी आपको 11th एंड 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को रेफर करना पड़ेगा एंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और आप अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हो तो आपको वही सिलेबस रहने वाला है जो कि आप जिसकी मदद से जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां तक आपको समझ में आया? ओके। अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की पैटर्न की, यानी कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। अब हालांकि इससे पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जहां पर आप लंबे लंबे बड़े बड़े पॉइंट्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ दी बच्चे आंसर्स को रटने की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, बट यहां पर वो प्रिपरेशन जो है वो काम नहीं करने वाली है। यहां की प्रिपरेशन विल बी फार डिफरेंट देन दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। व्हाई? बिकॉज एमएचटी सीटी इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, जहां पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स है हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपको चुन चुन के पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, हर एक कॉर्नर को पढ़ना है, क्योंकि किसी भी कॉर्नर पे से किसी भी टॉपिक में से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट उस टॉपिक का समझ में आ चुका है तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढ के जो है वो टिक कर सकते हो। मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इस एमएचटी सीटी के लिए। तो प्रिपरेशन किस तरह से करना है मैंने आपको रफली बता दिया है। अगला जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए एक फॉर्मेट होना चाहिए, और अगर ये फॉर्मेट आप फॉलो करते हो तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी प्रिपरेशन करने के लिए। फॉर्मेट क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि सबसे पहला है फॉर्मेट में सिलेबस। तो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में सिलेबस कितना है सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि 11 से 20% क्वेश्चन आने वाला है, तो 20% क्वेश्चन कितने चैप्टर्स में से आने वाला है, कितने टॉपिक्स में से आने वाला है, वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपके एग्जाम में कितने चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं, कितने टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। चैप्टर्स, टॉपिक्स कितने हैं, इसको सारे चीजों को नोट डाउन करना जरूरी है। क्लास 11 के चैप्टर्स कितने, क्लास 11 के टॉपिक्स कितने, क्लास 12 के चैप्टर्स और क्लास 12 के टॉपिक्स कितने, ये सारा सब कुछ आपके सामने होना चाहिए। और उसी के हिसाब से जो है वो आपको प्रिपरेशन करना है, उसको सामने रखते हुए आपको जो है प्रिपरेशन करना है। अब हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक के कंसेप्ट्स को पढ़ना है। क्या करना है? कंसेप्ट्स को पढ़ना है।
कंसेप्ट्स को पढ़ना है यानी कि कंसेप्ट्स को समझना है। यहाँ पे कंसेप्ट्स को रटना या फिर कंसेप्ट्स को लर्न करना विल नॉट गो फॉर यू। वाई? बिकॉज लर्निंग कंसेप्ट्स और टॉपिक्स या फिर फॉर्मुलेज नहीं छोड़ो, डेफिनेशंस लर्न करना, लॉज लर्न करना, ये सब चीज यहाँ पे आपको काम नहीं करने वाला है। वो लॉ क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है ये समझना जरूरी है। वो डेफिनेशन क्या कह रहा है और कैसे वो अप्लाई हो रहा है ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा टोटली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि इस टर्म का फॉर्मूला क्या है या फिर इस चीज का डेफिनेशन क्या रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको पूछने ही नहीं वाले। यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए कंसेप्ट्स को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, जब आप टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हो, कंसेप्ट को समझ रहे होते हो, तो आपको साथ में नोट्स निकालना है, फिर नोट्स को प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन नोट्स प्रिपरेशन फॉर एमएचटी सीटी इज फार डिफरेंट देन नोट्स प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स। अब क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो उसकी जो नोट्स आप निकाल रहे होगे वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नोट्स होता है, बट यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स की जरूरत नहीं होती है। वाई? बिकॉज जब आप एग्जाम देने वाले होते हो, मॉक टेस्ट देने वाले होते हो या फिर टेस्ट सीरीज देने वाले होते हो, फिर मेन एमएचटी सीटी का एग्जाम जब आप देने वाले होते हो और उससे पहले जो आप रिवीजन करने वाले हो, उस रिवीजन टाइम में इतने सारे चैप्टर्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ने के लिए आपको शॉर्ट नोट ही जरूरी होगा। डिस्क्रिप्टिव नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। अब इस शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना जरूरी है, जिसमें जो भी आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट को क्या आप 2 से 3 लाइन में लिख सकते हो क्या? अगर आप लिख सकते हो तो उस कंसेप्ट को 2 से 3 लाइन में शॉर्टकट वे में लिखना जरूरी है, क्योंकि वो 2 से 3 लाइन पढ़ने के बाद आपको वो कंसेप्ट चमक जाना चाहिए दिमाग में, और उस कंसेप्ट में जो जो सब कुछ दिया है वो सारा सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हालांकि इसमें आपके फॉर्मूलेज हो गए, शॉर्टकट्स हो गए, लॉज हो गए और काफी सारी चीजें जो सिमिलर है, इनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें आपके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस लॉ के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वो शॉर्टकट, वो लॉ, वो फॉर्मूला लिखना इन शॉर्टनट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को आपको लास्ट में रिवाइज करना है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद वाली चीज कहती है क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करना है बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चंस। अब देखो, आपने सिलेबस फाइंड आउट कर लिया, आपने कंसेप्ट वाइज पढ़ाई कर ली, आपने साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, बट वो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे। बेसिकली सीटी का पेपर बहुत इजी होता है, सच में बहुत इजी होता है अगर मैं जेई से कंपेयर करूं। अब जेई का जो पेपर है उसमें आपको परफेक्शन चाहिए, उसमें आपको क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। किस टाइप ऑफ परफेक्शन? फॉर एग्जांपल, अगर जेई की पेपर में आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 90, और उन 90 क्वेश्चंस में से आप 40 से 50 क्वेश्चंस को भी परफेक्टली सॉल्व कर पाते हो, सही सही सॉल्व कर पाते हो, तब भी आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा और तब भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एमएचटी सीईटी की बात करें तो एमएचटी सीईटी में आपको 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इन 150 क्वेश्चंस में मैं 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा परफेक्टली, सही सही, तो 100 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे मार्क्स भी अच्छे जाएंगे, परसेंटाइल भी अच्छा जाएगा, कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। नहीं, ये चीज यहां पर नहीं होता है। आपका यहां पर एटीट्यूड ये रहना चाहिए कि 150 में से 150 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, वो भी गिवन टाइम पीरियड में। साथ ही साथ इन 150 में से 150 क्वेश्चंस सही रहने चाहिए। ये एटीट्यूड के साथ आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये चीज अचीव करनी है, 150 क्वेश्चंस के 150 सही सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे गिवन टाइम पीरियड में, तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को जो है वो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने वाले हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज होने चाहिए, यानी कि हर एक चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस होने चाहिए,
और टॉपिक वाइज भी होने चाहिए, यानी कि उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है हर एक टॉपिक के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहने चाहिए, ताकि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आपका हो जाना चाहिए। इतना समझ में आया आपको? अगली चीज आती है टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। अब आपने प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। अब जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस पैटर्न में आप सारा प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या वो आपका पैटर्न सही जा रहा है या फिर कुछ उसमें गलतियां हो रही है, ये चेक करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है या फिर टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। तो आपको साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। कोई कोचिंग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन कोई बैचेस में मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। अब ये मॉक टेस्ट अगर आपके चैप्टर वाइज हो रहा है तो बहुत बढ़िया होगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द सेम 6 महीने के गैप में अगर पूरे सिलेबस के ऊपर भी मॉक टेस्ट अगर ले रहे हो तो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। बट मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट जो भी आपका रहने वाला है वो देना बहुत ज़रूरी है, जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपरेशन सही चल रही थी या गलत चल रही थी। तो उसके बेस पे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आपके प्रिपरेशन को चेंज कर सकते हो। समझ में आया आपको? तो ये फॉर्मेट फॉलो करना ना भूले। समझ में आया? अगली चीज निकल के आती है कि टाइम को किस तरह से मैनेज करें। सबसे पहले एमएचटी सीटी को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। यूजुअली बच्चे जो 10th के बाद है 11th एंड 12th अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि मैं जेई की प्रिपरेशन करूंगा 2 साल और जेई की प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं एमएचटी सीटी की एग्जाम बहुत इजीली दे पाऊंगा और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इजीली। ये जो मिथ है ये बस 5 से 10% ऑफ द बच्चों के लिए सही है। ओनली 5 to 10% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इस मिथ को बिलीव कर पाते हैं और उसको रियलिटी में उतार पाते हैं। जो बचे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स है उनके लिए ये जो मिथ है ये पूरे तरीके से गलत है। आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सीईटी का पेपर बहुत ईजी जाएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये चीज़ एक्चुअली में नहीं होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया कि जेई का फॉर्मेट अलग होता है और सीईटी का फॉर्मेट अलग होता है और आपको फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ना है। लास्ट के 2 महीने, लास्ट के बोर्ड्स होने के बाद लास्ट के 2 महीने अगर आप सीईटी पढ़ रहे हो तो आपका सीईटी अच्छे परसेंटाइल के साथ पास आउट नहीं होने वाले हो, मतलब सीईटी में अच्छा परसेंटाइल नहीं आने वाला है बस 2 महीने पढ़ के। एग्जाम बहुत इजी है बट आपको उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। डे 1 से पढ़ना है, प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़ना है, प्रॉपर पैटर्न में पढ़ना है, सिलेबस टॉपिक्स जितने भी दिए वो अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। तब जाके जो है आप ये जो एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 97 या फिर 99 परसेंटाइल तक जो है वो स्कोर कर सकते हो। 2 महीने पढ़ के ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये 5 से 10% ऑफ द बच्चों के लिए ही पॉसिबल रहने वाला है। आगे अगर हम लोग बात करें किस तरह से सिलेबस को कवर वगैरह करना है तो देखो अभी 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मान के चलो लगभग 18 से 20 महीने प्रिपरेशन के लिए बाकी है। और जो 12th के बच्चे अभी 12th में हैं उनके लिए मान के चलिए 9 से 10 महीने जो है वो प्रिपरेशन के लिए बाकी है। अब इसमें मैंने 2 महीने 2 मंथ्स जो है वो बैकअप रखा है, मतलब 2 मंथ्स मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। वाई? बिकॉज इन 2 मंथ्स में आपको एक क्रैश कोर्स लगाना है। क्या करना है? आपको एक क्रैश कोर्स लगाना है और इस क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस इन डिटेल उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको रिवाइज भी करना है और इस क्रैश कोर्स के साथ ही साथ लास्ट की एक टेस्ट सीरीज भी आपको अप्लाई करना है टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें आप फुल सिलेबस के टेस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स दे रहे हो। वीक में 2 बार 3 बार आप बस टेस्ट दे रहे जा रहे हो। सुबह के टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, शाम के टाइम आप जो है वो पूरे सिलेबस पे एग्जाम्स या फिर टेस्ट जो है वो देते जा रहे हो। ये चीज करने के लिए मैंने 2 महीने जो है लास्ट के रखे हैं और इस 2 महीने को छोड़ने के बाद भी 11th के बच्चों के लिए 18 से 20 महीने हैं और 12th के बच्चों के लिए 9 से 10 महीने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। 12th के बच्चे जो 9-10 महीने बाकी है उनके लिए वो भी कर सकते हैं क्रैक, और 11th के बच्चों के लिए तो हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हर रोज का 11th के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, हर रोज का अगर वो 1.5 से 2 घंटा भी पढ़ते हैं एमएचटी सीईटी का,
तब भी उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तब भी वो उनका टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का अगर स्टूडेंट है तो उसको उसके बोर्ड के एग्जाम मतलब उसका बोर्ड का जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, उसके स्कूल का, उसके कॉलेज का, उसको छोड़ के दिन में उसको 1.5 से 2 घंटे एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और स्टेट बोर्ड का बच्चा भी है उसके लिए भी सेम है, 1.5 से 2 घंटे दिन में प्रिपेयर उसको करना है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर चीज निकल के आती है कि कौन से बुक्स को रिफर करना है, विच बुक्स टू रिफर। अब 3 टाइप के बुक्स होते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस के बुक्स होते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक होता है या फिर टेस्ट सीरीज की पूरी बुक होती है जिसको लेना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करता हूं तो 11th एंड 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपको परचेस करना है। वो आपका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन के लिए, उसको सामने रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th एंड 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपको लेना है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब प्रिपरेशन करने के बाद चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वाले बुक्स होते हैं, जैसे कि आर्यन पब्लिकेशन, नवनीत पब्लिकेशन, टारगेट, एमटीजी, ये सारे पब्लिकेशंस के बुक्स आते हैं एमएसटी सीईटी के, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हालांकि आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया गया होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के। तो वो बुक को परचेस करना है, इस बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ना भी है और इन बुक्स में से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, सिंसियरली सॉल्व करना है एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दैट पर्टिकुलर बुक। समझ में आया? अब जब आप इतना कर लेते हो तो एंड में मैंने आपको कहा था 2 महीने आपको जो प्रैक्टिस करना है, एंड में आपको ऐसी बुक खरीदनी है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस का एक क्वेश्चन बैंक होगा या फिर टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिए गए हैं, मॉडल पेपर्स भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी मल्टीपल पेपर्स दिए गए हैं। नो डाउट इन्हीं पब्लिकेशन में ये भी बुक्स अवेलेबल होंगे, तो आप जो है वो लास्ट में, प्रिपरेशन के लास्ट में, एंड में जो है वो इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए, इंपॉर्टेंट अगर लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।